मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बाखूबी मालूम होगा कि 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th वालों का। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का सेम इसी प्रकार से प्रश्न आने वाला है और हमें पूरा यकीन है कि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है शीत युद्ध का क्या अर्थ है। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है और हमें पूरा यकीन है कि इस साल भी यह प्रश्न आने वाला है। तो देखिए, आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध होने की संभावना, तनाव, आपसी संघर्ष जारी रहता है। देखिए, शीत युद्ध में तो ना पूरा युद्ध होने की संभावना रहती है, तनाव, आपसी संघर्ष रहता है कि युद्ध हो जाएगा, परंतु पूर्णव्यापी, रक्त रंजित और बड़े हथियारों के द्वारा युद्ध नहीं लड़ा जाता। ठीक है, युद्ध लेकिन नहीं हो पाता है। उसके बाद आपको लिखना है शीत युद्ध में ना तो पूर्ण रूप से शांति होती है और ना ही युद्ध होती है। ठीक है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच परस्पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद आपको उदाहरण में लिखना है ताकि वो पता चले कि आप कितना जानते हैं उसके बारे में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद आपको उदाहरण में क्या लिखना है, उदाहरण में आपको ये लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरे। दोनों अस्त्र शास्त्र ताकत में किसी से कमी नहीं थी। ठीक है, यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका महाशक्ति रूप में उभरे थे। ठीक है, दोनों के पास ताकतवर की कमी नहीं थी, दोनों ताकतवर थे, दोनों धन दौलत वाले थे। ठीक है, दोनों गुटों में तनाव और प्रतिबंधित सदैव चलती रहती थी, लेकिन दोनों गुटों ने कभी आमने सामने युद्ध करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, दोनों गुट से बात वगैरह चलती रहती थी। ठीक है, लेकिन जो आमने सामने में हथियारों के द्वारा युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, कि इसी तनाव और टकरावपूर्ण स्थिति युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, उसका नोट में हमने क्या लिखा है, शीत युद्ध का शब्द प्रयोग सबसे पहले, यानी शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वाल्टर लिपमैन विद्वान ने किया था। आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। आपका अगला सवाल नंबर दूसरा है, सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि सोवियत प्रणाली थी तो क्या थी। आपको उत्तर लिखना है समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर। ठीक है, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी। ठीक है, अमेरिका के विरुद्ध में हुआ था। अमेरिका एक पूंजीवादी दुनिया था। ठीक है, और समाजवाद आदर्शों और समता मुल्क समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन और कितनी अवधि के लिए करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा एक ही समय पर होता है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनका चुनाव 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा एक ही समय पर होता है। न्यायाधीश के चुनाव के लिए दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। क्या है, 1944 की बॉम्बे योजना क्या थी। तो आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा बॉम्बे प्लान। स्वतंत्रता यानी आज़ादी से 2-2.5 साल पहले ही 1944 ईस्वी में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रयास किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है, यानी देखिए, स्वतंत्रता यानी आज़ादी से पहले 2-2.5 साल पहले 1944 ईस्वी में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ था और इस समूह में देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रयास किया था। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, देखिए दूसरा पॉइंट में आपको यूँ लिखना है, बॉम्बे प्लान की मंशा, बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि स्तर पर औद्योगिकी तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में सरकार बड़े कदम उठाए। इस तरह उस समय सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था के राह पर चले तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रभावी हो। यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, युद्ध के अलावा यानी युद्ध के बगैर मानव सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 खतरों को बताइए। तो युद्ध के अलावा जो ना भूख से और महामारी से जो ना मानव के खतरा हो सकता है। अगला सवाल नंबर 6 क्या है, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस प्रभावी प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में किया था। यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। यह प्रश्न हमने आपको बार बार बताया है कि भारत में किस वर्ष और किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था। ताड़ी पे विरोध किया गया था। ठीक है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में हुआ था। 1990 के दशक में हुआ था, जो 1992 आते एक महिला व्यापक आंदोलन बन गई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इतना आपको 2 नंबर यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स क्या है।
तो आपका सिंपल सा प्रश्न उत्तर हो जाएगा दलित पैंथर दलित युवकों का एक संघर्षशील संगठन था। ठीक है, यानी दलित पैंथर जो है ना, दलित युवकों का संघर्षशील संगठन था जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। यह 1972 में बना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 क्या है? लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? तो लोकसभा के 17वें आम चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। आपका अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे करके तो करके ही जाइएगा। ठीक है, एक जा समझते हैं। उत्तर है, जब विश्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या देश तथा उसके विचारधारा का वर्चस्व हो, यानी उसका चर्चा चलता हो, तो इसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। ठीक है, यानी पूरा दुनिया में जब एक ही देश का हुकूमत चलता हो तो उसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। इसमें दुनिया के सभी देशों पर एक महाशक्ति या देश का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। इस मतलब देखिए, जो शक्तिशाली देश रहेगा वो अपने हुकूमत से देश को जिस तरह कहेगा उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, इनमें शक्ति संतुलन का अभाव होता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में एक ध्रुवीय शक्ति बनकर उभरा है। देखिए, अभी आप लोग देखते होंगे अमेरिका एक सबसे पावरफुल कंट्री है कि नहीं है? उसके अनुसार चलना पड़ता है कभी कभी, कोई नियम के अनुसार। ये आपका अगला सवाल है, ताशकंद समझौता का वर्णन करें। ठीक है, तो आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, सन 1965 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अय्यूब खान के बीच समझौते को ताशकंद समझौता कहा था। ठीक है, बात दरअसल ये है ना, 1965 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अय्यूब खान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है ताशकंद समझौता 1966 की मुख्य बातें, और पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट में आपको यूँ लिखना है, दोनों देशों किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा दुष्प्रचार को रोकेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, दोनों देशों युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे और 5 फरवरी 1966 तक अपनी अपनी सेना वापस बुला लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आपको ये लिखना है, दोनों देश युद्ध बंदियों को रिहा कर देंगे, जो कैद किया था, मतलब गुलामों को कैद किया था, सेनाओं को कैद किया था, उसको रिहा करने का बात कही गई। चलिए, आपका अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दो प्रश्न 2020 में भी पूछा गया था शायद। अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कदम उठाए गए विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया अभियान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन देशों पर चलाया जिन पर उसका शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान तालिबान शासकों बनाया गया। अमेरिका ने विश्व भर में गिरफ्तार की जिसकी खबर उनकी सरकार को नहीं दी गई। ठीक है, गिरफ्तार लोगों को दूसरे देशों या खुफिया जेल में कैद करके रखा गया था। इसके द्वारा तालिबान शासन को उखाड़ कर फेंक दिया गया जिसका अवशेष आज भी देखा जा सकता है। यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कुल 193 देश, यहाँ सॉरी देश होगा, देश शामिल है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। ठीक है, इसके कार्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित है। उसके बाद आपका पहला पॉइंट लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा वातावरण तैयार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे आर्थिक एवं वित्तीय सहायता देना। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है? तीसरा पॉइंट में लिखना है, देशों की प्रादेशिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। चौथा पॉइंट में क्या लिखना है? विभिन्न देशों के बीच मधुर संबंध का पहल करना, यानी सभी देशों के साथ एक साथ व्यवहार करना, एक तरह व्यवहार करना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों कानून को पूरे देश में लागू करवाना। ठीक है, इतना लिखेगा, आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक नंबर कटने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने अभी भी मौका है। चलिए, आपका अगला प्रश्न संख्या 14 क्या है? वर्चस्व का अर्थ बताइए। ठीक है, तो वर्चस्व अंग्रेजी के हेजेमनी शब्द से बना है। किससे बना है? हेजेमनी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में किसी एक मात्र शक्ति आदेश का दबदबा होना वर्चस्व कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, तो आपका अपने भाषा में आंसर हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयं सेवी संगठन है। क्या है? स्वयं सेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानव अधिकार के लिए अभियान चलाता है। ठीक है, मानव अधिकार के लिए पूरे दुनिया में अभियान चलाता है। यह मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्टें तैयार करता है और प्रकाशित भी करता है। यह संगठन देश के सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को समाप्त करने में सहायता करता है। तो सिंपल सा आंसर। और ये क्वेश्चन हमें लगता है कि हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल, और इस साल भी रिपीट होने वाले। अगला सवाल देख लें, जो ये सवाल
कर लेगा, ये प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में भिड़ जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान बंटवारे के प्रमुख समस्या क्या थी, अथवा हमें प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारत की विभाजन की प्रक्रिया में कौन सी समस्याएं प्रमुख थी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा उत्तर लिखना है, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन को स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, यानी माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान बंटवारे को तय कर दिया गया था। ठीक है, विभाजन की तिथि यानी बंटवारे की तिथि 14 से 15 अगस्त 1947 को रखा गया। विभाजन की तिथि 14-15 अगस्त 1947 को रखा गया एवं धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार माना गया था, यानी धर्म के आधार पर बंटवारा का आधार माना गया था। इसका मतलब यह था कि जहां मुस्लिम अधिक होंगे वह पाकिस्तान कहलाएगा और शेष भारत कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है भारत पाकिस्तान विभाजन में निम्नलिखित समस्याएं थी, इतना लिख देना। उसके बाद पहला पॉइंट में लिखना है पंजाब और बंगाल को छोड़कर कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम अधिक हो। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब बनाने की बात सोची गई। अगला पॉइंट में क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि मुस्लिम इलाके के मुसलमान भी भारत छोड़कर पाकिस्तान। देखिए, अगर आप अपने गाँव में बसे हुए हैं और वहाँ से आपको कोई लोग उठा के ज़बरदस्ती दूसरे इलाके भेज दे तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह मुस्लिम इलाके को भारत से प्यार था, मोहब्बत था, इसलिए मुस्लिम इलाके के मुसलमान भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। तीसरा पॉइंट में लिखना है पाकिस्तान वाले हिस्से बंगाल तथा पंजाब के अनेक हिस्सों में अधिक संख्या में गैर मुस्लिम भी थे। ठीक है, ऐसे में धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले और हल्के के आधार पर बंटवारा किया गया जो त्रासदी का कारण बना। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखना है, पॉइंट नंबर 4 लिखना है सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक की भारी आबादी थी, ये लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए, सरकार इनके विस्थापन की व्यवस्था ना कर सकी। देखिए, जब पता चला कि बंटवारा हो गया है तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि बंटवारा हो गया है, ये लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए। जो सीमा के इस तरफ से पाकिस्तान, सीमा के दूसरी तरफ भारत हो गए, तो यह लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टॉप 16 MCQ टॉप 16 सब्जेक्टिव प्रश्न बताए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल हो सकता है, क्योंकि यह सब सारे वायरल प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मैच करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक सुंदर सा कमेंट कर दें, ताकि हम मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए एग्जाम तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहें, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मैच होते